Hey there, in this video we are going to understand the topic anomalous magnetic moment and diamagnetic paramagnetic equilibrium। anomalous जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है जो नॉर्मल बिहेवियर है उससे हट के कुछ करना, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट एंड डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, एक वर्ड होता है डायमैग्नेटिक जिसका मतलब है सब के सब फुली फिल्ड है ना, तो उसको फुली फिल्ड कर देते। जैसे हमने यहाँ पे इनको सब पेयरिंग कर दी, ये होता है डायमैग्नेटिक, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर हो जाए 0, करेक्ट। लेकिन पैरामैग्नेटिक क्या होता है? जिसमें कोई ना कोई एटलीस्ट एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो इनका इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हो गया कि एक ही बार में हम डायमैग्नेटिक बिहेवियर भी शो कर सके और पैरामैग्नेटिक भी। तो लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक। Several magnetic measurement studies have shown that magnetic property of certain complexes are different in solution and in the solid state। या तो कुछ ऐसे complexes हैं जिनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो अलग अलग में अलग अलग है। क्या मतलब? वो अलग अलग में अलग अलग है। इसका मतलब है कि जैसे अगर हम उसको सॉल्यूशन में देखेंगे या उसे सॉलिड स्टेट में देखेंगे तो उसका नेचर अलग अलग आएगा। मतलब सॉल्यूशन में वो अलग एक्ट कर रहा है, सॉलिड स्टेट में अलग। मतलब अगर किसी चीज़ को पानी में घोल दो तो उसके बाद वो डायमैग्नेटिक है मान लो, और अगर वो चीज़ ऐसे रॉ पड़ी है आपके यहाँ में, जैसे मान लो चीनी है आपके यहाँ में रॉ पड़ी है, तो वो पैरामैग्नेटिक है, पानी में डाल के डायमैग्नेटिक हो जाती है। ये चीज़ कहाँ से आ रही है? बस यही चीज़ हमने इस टॉपिक में समझनी है। नाउ फॉर एग्जांपल, द निकल आर डायमैग्नेटिक इन सॉलिड, पैरामैग्नेटिक इन ऑन डिसोल्यूशन। कहते हैं निकल की अगर हम बात करें तो सॉलिड में ना ऐसे जब हम निकल 2 लेकर चलते हैं तो वो डायमैग्नेटिक होता है सॉलिड के अंदर। मतलब ऐसे अगर सॉलिड स्टेट में पड़ा है तो क्या है? डायमैग्नेटिक। ढंग से सब चीज़ें समझते चलो, डायमैग्नेटिक सॉलिड स्टेट में। लेकिन वहीं अगर हम इसको डिसोल्यूशन करते हैं, इसका मतलब है इसको पानी में घोलते हैं, किसी और चीज़ में घोलते हैं, तो उसके बाद वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है। वर्ड्स टू बी हाईलाइटेड आर डायमैग्नेटिक सॉलिड, पैरामैग्नेटिक डिसोल्यूशन। क्योंकि हमने एग्जांपल तो एक देनी है ना, एटलीस्ट एक एग्जांपल तो ध्यान में रखनी होगी। आगे हमारे पास क्या है? दिस चेंज ऑफ डायमैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिक करेक्टर कम्प्लेक्स इज एक्सप्लेन ड्यू टू चेंज इन द पोलर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो वही देखो, मैंने हर एक इंपॉर्टेंट लाइन जो है चाहे में वर्ड जो अंडरलाइन कर रखे हैं कि कहता हम बोल रहे हैं कि डायमैग्नेटिक होगा क्रिस्टल फॉर्म में, और जब उसको डिज़ोल्व कर दिया जाए तो पैरामैग्नेटिक होगा। तो कहता है ये जो चेंज आ रहा है, ये चेंज क्यों आ रहा है? क्योंकि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में चेंज आता है। देखो, जो हमारी निकल 2 वाली होती है वो हमारी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री मतलब 4 उसमें ग्रुप लगे होते हैं, DsP2 कन्फिग्रेशन होती है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन होती है, और इस तरह से हम स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जो है उसको ऑब्टेन करते हैं। तो कहता है इस स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, इसमें क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है, जिसके कारण ये डायमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक में बदल जाता है घोलने के बाद। दिस मीन दैट द लो स्पिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन द सॉलिड बिकम हाई स्पिन। अब लो स्पिन वाले कौन से होता है? देखो, जिसमें तो सारे कपलिंग हो रखी है, मतलब सारे पेयर्ड है, तो उसमें तो स्पिन होता ही नहीं ना, मतलब घूमेगा कहाँ? देखो, घूमने की जगह है कि पूरा डब्बा भरा हुआ है, तो ये लो स्पिन कम्प्लेक्स होता है। डायमैग्नेटिक आर लो स्पिन, यू कैन राइट इट ऑल्सो इन योर नोट्स, डायमैग्नेटिक आर लो स्पिन, अगर भूल चुका है तो। अब इसकी बात करते हैं, हाई स्पिन वालों की बात करते हैं। हाई स्पिन कौन होगा? ऐसा। अब देखो, स्पिन कर सकता है ना, ऐसे घूम सकता है ना यहाँ पे, और घूम के ऐसा हो सकता है, तो ये हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं वो हमारे कौन से होते हैं? डायमैग्नेटिक। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं? हमारे पैरामैग्नेटिक। तो कहता हो कह रहा है कि जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है जो सॉलिड में था वो किस में बदल रहा है? हाई स्पिन में बदल रहा है। और ये कैसे हो रहा है? क्योंकि सिमेट्री बदल रही है। सिमेट्री के बदलने से क्या होता है? एक मैग्नेटिक मोमेंट बन जाती है कॉरेस्पॉन्डिंग टू 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कहता क्या हो रहा है? चलो समझते हैं। कहता जैसे ही इसका स्ट्रक्चर, इसकी सिमेट्री बदल गई, उसके कारण क्या हुआ? यहाँ पर हमारे पास एक मैग्नेटिक मोमेंट आ गई, एनोमलस। तभी तो कह रहे हैं एनोमलस, अपने आप एक मैग्नेटिक मोमेंट आ गई। अभी हम समझेंगे कहाँ से, बट एक मैग्नेटिक मोमेंट आ जाती है। और एक मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना। अब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो होंगे ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो हो गई पैरामैग्नेटिज्म। ऑल्टरनेटिवली दिस हैज़ बीन एक्सप्लेन दैट द स्क्वायर प्लेनर निकल कम्प्लेक्स इन सॉलिड व्हेन डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट कोऑर्डिनेट टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स रिजल्टिंग डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री। कहता है इसके लिए एक और बात भी कही गई है कि जब ऐसे हम डाल देते हैं ना निकल को किसी सोल्यूशन में डाल देते हैं, तो कहते हैं सोल्यूशन में क्या होता है? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कहते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं और अपनी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को छोड़ के एक थोड़ी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं। अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का अच्छी तरह से ज्ञान चाहिए तो आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड अ वीडियो रिगार्डिंग दिस ओनली इन द CFSE प्लेलिस्ट, यू कैन गो एंड वॉच इट वंस अगेन, हाउ आर द ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज और द कम्प्लेक्सेस फॉर्म्स। ठीक है, तब हम उसमें तो डेप्थ नहीं जा रहे, बस एक डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री उसको मिल जाती है। नाउ दिस कॉजेज द चेंज ऑफ द लो स्पिन इन सॉलिड टू द हाई स्पिन इन सॉल्वेटेड। तो कहता है इसी कारण जी इसकी सिमेट्री में चेंज आ रहा है। कहता उसी कारण हमारा ये
लो स्पिन वाला जो है हाई स्पिन वाले में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री वो क्या हो रही है, डिस्टॉर्ट हो रही है। डिस्टॉर्ट का क्या मतलब होता है, उसकी शेप का खराब होना, सिंपल सी बात। ओके नाउ in many cases the four coordinate complexes associate or polymerize to form species in which nickel ion become 5 or 6 coordinate। ऑक्टाहेड्रल होते हैं 6 कोऑर्डिनेट्स वाले, स्क्वायर प्लेनर होते हैं 4 कोऑर्डिनेट्स वाले। तो कहता है ऐसा भी होता है कि 4 वाले 6 वाले में कन्वर्ट होने लगते हैं, ठीक है। इन सम केसेस द एसोसिएशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सो दैट 4 कोऑर्डिनेटेड मोनोमर आर ऑब्जर्व्ड ओनली एट द हाई टेम्परेचर। कहता है किस किस में तो एसोसिएशन में तो कोई जफ्फी आके डाल रहा हो, कोई बहुत ही आगे पीछे ऐसे चिपकने वाले ग्रुप्स लग गए हैं ना। तो कहता है वो होता है एसोसिएशन होता है बॉन्डिंग, एक साथ मान लो, या एक दूसरे के बीच में इंटरेक्शन। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो किसी किसी में एसोसिएशन इतनी ज़्यादा होती है कि सिर्फ हाई टेम्परेचर पे ही आपको 4 वाला बॉन्डिंग दिखने को मिलता है कि 4 बॉन्ड बनाए। अदरवाइज लो टेम्परेचर पे क्या बना रहा होता है, लो टेम्परेचर पे 4 से ज़्यादा बना रहा होता है। तो ये एकदम अलग चीज़ आ गई। हम निकल के अब तक 4 बॉन्ड ही गिनते आए थे कि 4 बनाता है। अब देखो यहाँ पे आ रहे हैं ना कि लो टेम्परेचर पे ज़्यादा बना सकता है अगर एसोसिएशन ज़्यादा हो। एट लो टेम्परेचर द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम इज सच दैट, कहता है, और लो टेम्परेचर में एक इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब डायटोमिक और पैराटोमिक के बीच में बस एक पतली सी लाइनिंग है और आपस में चलता रहता है। डायटोमिक भी है और हमें पैराटोमिक भी मिलता रहेगा। तो इक्विलिब्रियम सच दैट बोथ रेड डायमैग्नेटिक मोनोमर्स एंड ग्रीन और ब्लू पैरामैग्नेटिक पॉलीमर्स। अब देखो मोनोमर्स कौन से हैं, हमारे सिंगल मर्स, ठीक है, मतलब जो किसी के साथ एसोसिएट नहीं किए हुए, वो होते हैं हमारे मोनोमर्स। पॉलीमर्स का मतलब एक से ज़्यादा मर्स, ठीक है, एक मर्स का मतलब एक से ज़्यादा ग्रुप। अब हमने बोला डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है लाल रंग के वो, और साथ में ग्रीन या ब्लू कलर के पैरामैग्नेटिक पॉलीमर। पैरामैग्नेटिक को पॉलीमर क्यों कहा, एक से ज़्यादा क्यों कहा, अभी मैंने बताया ना 6 के साथ बॉन्ड कर सकते हैं। तो कहता अब डायमैग्नेटिक मोनोमर और पैरामैग्नेटिक ग्रीन और ब्लू कलर के पॉलीमर एक ही बार में, एक ही टेम्परेचर रेंज में, एक ही कंसनट्रेशन रेंज पे प्रेजेंट हो सकते हैं। आर प्रेजेंट इन अ टेम्परेचर एंड कंसनट्रेशन डिपेंडेंट इक्विलिब्रियम अराउंड द रूम टेम्परेचर। कहता है रूम टेम्परेचर में ही एक टेम्परेचर रेंज के ऊपर और एक कंसनट्रेशन रेंज के ऊपर आपको ये पॉलीमर एंड मोनोमर्स दोनों देखने को मिल सकते हैं। बस यही चीज़ है इक्विलिब्रियम ऑफ द डायटोमिक एंड द पॉलीएटॉमिक वन। मैं समझा अच्छे से रही हूँ, इनको अपने शब्दों में बयान करना आपका काम है। नाउ द मोनोमर डायमर इक्विलिब्रियम ऑफ निकल एसिटाइल एसीटोनेट कॉम्प्लेक्स वॉज वेरीफाइड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो कहता है उस पर लाइटें वगैरह डाल डूल के भी ना उनकी स्टडीज़ की गई, तो उससे भी ये बात क्या हुई, कंफर्म हो गई। दिस डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक इक्विलिब्रियम डिपेंड अपॉन। कहता है अभी किस पे डिपेंड करता है, देखो ये भी मैंने हाईलाइट कर रखा है ऑलरेडी। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, कि कैसा सॉल्वेंट है, ठीक है, किसके अंदर आप डाल रहे हो, अच्छे से एसोसिएट करने वाला है या नहीं है, पहली चीज़। दूसरा, स्ट्रक्चर ऑफ द शिलिट फॉर्मिंग लिगेंड। तो कहता है आप जो ये लिगेंड आपने जो भी बना है, अब आपका जो लिगेंड के साथ में जो शिलिट बने होंगे, मतलब 4 के अलावा जो एक्स्ट्रा लगने जा रहे हैं, तो वो शिलिटिंग बॉन्ड बना होगा ना। तो कहता है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और साथ ही में अनायंस जो सॉल्यूशन में पड़े हैं उनका नेचर कैसा है। रिपीट करें, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, स्ट्रक्चर ऑफ द शिलेट फॉर्मिंग लिगेंड एंड नेचर ऑफ अनायन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में अनायंस होंगे। अनायंस कौन है, देखो हमारा कटायन कौन है, वो हमारा मेटल, ठीक है, और फिर हमारे अनायन कौन हो जाते हैं, हमारे लगने हुए लिगेंड्स। तो लिगेंड्स हमारे अनायन है। तो कहता है नेचर ऑफ द बेसिकली लिगेंड्स इन द सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, और ये जो लिगेंड्स जो ये शिलेट बना रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। नाउ शिलेट का मतलब पता है ना, रिंग्स होती है। नाउ इन एडिशन टू द सॉल्वेंट अदर फैक्टर में ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जाम्पल, इफ द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द हाई स्पिन एंड द लो स्पिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इज स्मॉल। अब कहता है एक और चीज़ है, कहता है मान लो कोई एक ऐसा एटम है जिसमें हाई स्पिन और लो स्पिन में एनर्जी में डिफरेंस कम है, ठीक है, मान लो ये इसकी हाई स्पिन है और ये मान लो लो स्पिन है, मान लो जैसे भी, तो कहते हैं इसमें एनर्जी में कम है, तो बड़े आराम से इक्विलिब्रियम हो जाएगा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, पता भी नहीं चलेगा आपको कि कौन से में घूम रहा है, ऐसा हो सकता है ना, बस वही चीज़ है। द चेंज इन द टेम्परेचर में चेंज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड कॉन्सिक्वेंटली द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कहता है थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पर वो ऊपर या नीचे आ जाता है, जिसके कारण उसकी कन्फिग्रेशन भी बदल जाती है और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी। अभी एग्जाम्पल देखो अच्छी तरह समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द इक्विलिब्रियम बिटवीन द हाई स्पिन एंड द लो स्पिन कन्फिग्रेशन इज ऑब्जर्व्ड इन द फॉलोइंग। कहता है अब देखना ज़रा, हमारे पास हमने लिया है D4 में हमने क्रोमियम 2 या मैंगनीज 3 लिया है। तो कहता है इसकी कन्फिग्रेशन हाई स्पिन वाली कौन सी होती है, हाई स्पिन वाली होती है T2G में 3 और EG में 1। अगर ये सब नहीं आता तो CFSE का चैप्टर पहले देखना और फिर इसको आगे कंटिन्यू करना। नाउ T2G में 3 और EG में 1 ये हाई स्पिन हो गया, और T2G में 4 ये लो स्पिन हो गया, ठीक है। हाई स्पिन कैसे हुआ, क्योंकि देखो ना T2G मतलब 3 वाले में एक डला हुआ है और EG में 1 डला हुआ है, ये हो गया। तो कहते हैं हाई स्पिन है ना, देखो सबके पास अपना अपना कमरा है,
एक्स्ट्रा करेक्ट स्पिन करने के लिए। अब इसके बाद आते हैं लो स्पिन वाले कॉम्प्लेक्सेस पे। तो लो स्पिन वाला कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या बन रहा है, T2G में ही 4 आ जाएं। तो देखो ऊपर तो कोई है ही नहीं, तो वहाँ तो स्पिन होगी नहीं, नीचे भी आपके पास सिर्फ 2 के पास ही स्पिन करने का मौका है, जिससे साफ पता चल रहा है कि हाई स्पिन से लो स्पिन में कन्वर्जन हो गई है। तो कहता है T2G में 3 हो जाए, EG में 1 चला जाए, उससे स्पिन हाई हो जाती है, लेकिन T2G में 4 आ जाए, उससे स्पिन लो हो जाती है। अगर आपको याद हो, ऐसा होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में और ऐसा होता है वीक फील्ड के केस में। अब इसके बाद D5 सिस्टम लिया है, T2G में 3 आ गए, मतलब 3 तो थे ही, EG में अब 2 आ गए, कहता है ये हाई स्पिन होगा। लेकिन अगर T2G में 5 के 5 आ गए तो लो स्पिन, ठीक। फिर D6 सिस्टम में ऐसे ही आपके पास जब EG में भी जा रहा होगा, T2G में भी होगा तो हाई स्पिन, और T2G में 6 आ गए तो लो स्पिन। लो स्पिन क्या, ऑलमोस्ट 0 स्पिन। D7 का सिस्टम आ गया, तो T2G में 5, EG में 2, और बाद में T2G में 6 और EG में 1। तो फिर आपको हाई और लो स्पिन दिख रहा है। तो कहते हैं यहाँ पे हम एनर्जी में थोड़ी वेरिएशन कराएंगे, और हाई स्पिन और लो स्पिन में क्या होता रहेगा, इक्विलिब्रियम। बीच का इक्विलिब्रियम का साइन देख रहे हो, इक्वल टू नहीं डाला है, या दिस एक एरो नहीं डाली, डबल एरो डाली, मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आना आसान है। एग्जाम्पल्स लर्न करने के लिए देखो, ये दोनों मैंगनीज 3 और 2, फिर Fe 3 फिर 2, फिर CO 3 फिर 2, ऐसे आप याद कर सकते हैं। इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश दैट दिस इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन द केस ऑफ थायोसाइनेट एंड सेलेनोसाइनेट मिक्स्ड कम्प्लेक्सेस, ठीक है, ऑफ Fe2 विद 110 फेनेंथ्रोलिन। आपको याद रहे तो ये लिख देना, अदरवाइज इसको आप छोड़ भी सकते हो। कहते हैं थायोसाइनेट कौन होता है, SCN, ठीक है, तो SCN के साथ ये देखने को मिल जाते हैं। एट रूम टेम्परेचर हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस आर प्रेजेंट। कहता है जब रूम टेम्परेचर होता है तो हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस होते हैं रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, बट जब रूम टेम्परेचर से ठंडा आ जाए तो ये हो गया आपका हाई, ये रूम टेम्परेचर लिख दो इसके ऊपर, आप इस डब्बे के ऊपर रूम टेम्परेचर लिख सकते हो अपने नोट्स में। अब यहाँ पे आपने जब रूम टेम्परेचर से लोअर कर दिया टेम्परेचर, लो टेम्परेचर जब आपने किया, तो उससे क्या हुआ, नीचे वालों में ही पहले पेयरिंग होनी स्टार्ट हो गई, जिसके कारण लो स्पिन हो गया। फिर से सुनो, रूम टेम्परेचर पे हाई स्पिन होता है, नीचे वाले ऊपर भी जा सकता है, ऐसे जंप करके EG में चला जाता है, और EG के पास ऊपर भी है नीचे भी है, ऐसे फील्ड रहता है। पर जब आपने ठंडा किया तो वो EG वाला ऊपर नहीं जाने के बदले नीचे ही, मतलब सब देखो ना, ठंड बढ़ती है तो सब आपस में एक दूसरे से चिपक के रहना चाहते हैं, तो बस वही चीज़ हो रही है, नीचे सब चिपक के आपस में एक दूसरे के साथ क्या कहते हैं, रहना चाहते हैं, जिसके कारण वो क्या कर देते हैं, पेयरिंग कर देते हैं। इसीलिए हाँ, लो टेम्परेचर पर लो स्पिन देखने को मिलती है, तो L से लो टेम्परेचर, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीजेज फॉर द थायोसाइनेट कम्प्लेक्स एंड 0.85 फॉर द सेलेनोसेलेनाइट। कहते हैं देखो आपकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, इसका मतलब लो स्पिन हो रहा है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ दीज कम्प्लेक्सेज हैव शोन दिस चेंज इन कन्फिग्रेशन। तो कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक से भी हमें पता चला, हाँ ये कन्फिग्रेशन में बदलाव आता है, टेम्परेचर बदलने से ये बदलाव देखने को मिल जाता है। एट रूम टेम्परेचर द स्पेक्ट्रम वाज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाई स्पिन, एंड जब टेम्परेचर 77 केल्विन तक किया गया, ठीक है, मतलब टेम्परेचर कम किया गया, तो आपके पास क्या देखने को मिल रहा है कि आपके पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आपका बनकर आ गया है। तो इसी से हमें एग्जिस्टेंस पता चल जाती है इक्विलिब्रियम की। तो बेसिकली इक्विलिब्रियम कैसे आ रहा है, जिसका कारण क्या है कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो एसोशिएट कर जाते हैं और 4 से 6 तक की मान लो बॉन्डिंग करने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो जिस कारण क्या होते हैं, मोनोमर एंड पॉलीमर एक ही टाइम पे प्रेजेंट हो जाते हैं, जिस कारण आपके पास डायटोमिक एंड डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक का सीन आता है। और वहीं अगर आपके पास ये नहीं करना तो भी 2 की एनर्जी बहुत पास में हो, तो वो थोड़ा सा टेम्परेचर डिफरेंस देने के कारण भी ये सब हमें देखने को मिल जाता है। तो यही है हमारे पास एनोमलस मैग्नेटिक मोमेंट की। कहाँ से आई मैग्नेटिक मोमेंट, ऐसे में जो डायटोमिक था, डायमैग्नेटिक था। आई गेस मैं वीडियो में शायद 4 बार डायटोमिक बोल चुकी, बिकॉज आई एम ऑलरेडी वर्किंग ओवर द वीडियोज़ ऑफ द डायटोमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, सो दैट्स वाई। तो वो सिलेटस उगा को छोड़ते हैं, यहाँ वापस आते हैं। ओके, तो यहाँ हमारे पास डायमैग्नेटिक है और पैरामैग्नेटिक है। तो डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक का टेम्परेचर अगर आप चेंजेस करोगे तो इसमें भी इक्विलिब्रियम आप देख सकते हो। तो आगे हमारे पास एनोमलस मैग्नेटिक मोमेंट भी और डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में एक इक्विलिब्रियम भी। होप दिस वाज यूज़फुल। इसे आराम से स्टडी करो पूरा टॉपिक एंड मेक योर ओन नोट्स, सो इट विल बी इवन हेल्पफुल फॉर यू इफ़ यू मेक योर ओन नोट्स, ताकि इतना बड़ा बड़ा करना ना पड़े। एंड मोर ओवर, मैंने जो हाईलाइट किए वर्ड्स, डू राइट इट इन योर नोट्स एंड हाईलाइट देम एज वेल, कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और अपने हाथों से लिखोगे तो एग्जाम में पता चल जाएगा कितना कितना लिखना और कितना नहीं।